बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 29 और 30 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये इस श्रृंखला का 440वां क्लास है। इससे पहले जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि आने वाले समय में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि इस श्रृंखला को जो शुरू किया गया ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही शुरू किया गया था। ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है, तो निसंदेह यहाँ से आप रेगुलर बेसिस पर तैयारी करके एक बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार किस स्थान पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी देते हुए मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार 17 राज्यों की श्रेणी में 15वें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य था, पहले स्थान पर और उसके अलावा दूसरे स्थान पर, ये तमाम जानकारी आपको पिछले वीडियो में दिया गया था। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ से वीडियो देखिए, निसंदेह ही आपको फायदा होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2021 का वार्षिकांक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ लॉन्च हुआ था, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इस पीडीएफ फाइल में एक ऑफर आया है, जो कि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब ये पीडीएफ 100 रुपये में नहीं बल्कि 51 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे करंट अफेयर्स की इस सीरीज के जितने भी स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट जितने भी नोट्स होते हैं सभी के सभी बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध होता है। आप वहां पर करंट अफेयर्स कोर्स के तहत जाके तमाम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन करके यहाँ पर तमाम चीज़ों को एकदम से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की ऊंची शिवलिंग बनाई गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में इसका निर्माण हुआ है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार के मोतिहारी में इसका निर्माण किया गया है। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि विश्व शांति और कल्याण के उद्देश्य से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये आप यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये लगभग 20 फीट ऊंची है, जिसके निर्माण में लगभग 5 लाख से अधिक रुद्राक्ष का प्रयोग किया गया है। आगे हमने यहाँ पर जानकारी दिया कि 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग को राधा सिकारिया एजुकेशन कैंपस में स्थापित किया गया है। ये कुछ बेसिक से फैक्ट है इस प्रश्न से संबंधित, जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इसमें अगला पॉइंट है कि यह करीब 20 फीट ऊंचे शिवलिंग का निर्माण गोल्ड प्लेटिनम से किया गया है। इसका भी प्रयोग इस शिवलिंग में किया गया है। और आगे लिखा गया कि इसके सबसे ऊपरी हिस्से में भगवान शिव की प्रतिमा लगी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे हमने यहाँ पर यह लिखा कि यह राज्य का पहला सबसे ऊंचा शिवलिंग है, यानी कि बिहार में इससे बड़ा शिवलिंग अब तक नहीं लगाया गया था। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है ये पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में यह स्थापित हुई है, जिसके बाद बिहार को ये उपलब्धि हासिल हुई है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले गुजरात में 51 फीट के रुद्राक्ष से बने शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये पॉइंट अभी चर्चे में है, ये प्रश्न चर्चे में, तो यहाँ से इसको भी आप ध्यान रखिए। जो संबंधित फैक्ट होते हैं, इस सीरीज का यही फायदा है कि जो संबंधित फैक्ट होते हैं वो भी आप यहाँ पर जान पाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा, कुछ बातें आपको बताना अति आवश्यक है। हालांकि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपको ये सारी बातें बताया जाए। यहाँ पर बात यह है कि इंटरनेट पे कई ऐसे वेबसाइट हैं जो मैंने खुद पर्सनली देखा है। कम से कम 5 से 7 वेबसाइट तो मैंने खुद ही देखा है, और इसके अलावा हो सकते हैं कई सारे और भी हो जो कि इंटरनेट पे उपलब्ध हो, जो कि हमारे मटेरियल को कुछ अधिक दाम में सेल कर रहे हैं थर्ड पार्टी के रूप में, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई जल्द होगी, लेकिन फिलहाल उससे पहले मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसे जो मतलब आपको प्रोवाइड करने वाले जो थर्ड पार्टी लोग हैं, थर्ड पार्टी जो वेबसाइट है, उनसे आपको दूरी बनाए रखना। आप ऐसे समझिए कि जो मैं यहाँ पर आपको बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट, जो 50 प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला है, मैं केवल और केवल आपको 99 रुपये में उपलब्ध कर रहा हूँ। वही चीज़ आपको यहाँ पर 900 से लेकर के 1400, 1500, मैक्सिमम 1600 रुपये तक यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि आपको इन सारे लोगों से बच के रहना है। यहाँ से आपको
कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है, कोई भी पेमेंट आप लोगों को इन लोगों को नहीं करना है। अगर कोई भी धोखाधड़ी होती है तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और जितने भी हमारे पेड नोट्स होते हैं वो सभी के सभी बीपीएससी मेकर के यूट्यूब चैनल के जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर उसका लिंक होता है, वहीं से डाउनलोड करें। और इसके अलावा जो हमारा बीपीएससी मेकर का ऑफिशियल ऐप है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो वहीं से आपको डाउनलोड करना। इन 2 जगहों पर ही सिर्फ हमारे कह सकते हैं पेड मटेरियल का लिंक होता है, वहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ भी कभी कभार लिंक शेयर किया जाता है। जो बीपीएससी मेकर का ऑफिशियल जो टेलीग्राम अकाउंट है वहाँ से, टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई जानकारी चाहिए तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bpscmaker2018@gmail.com। तो यही आपको बताना उद्देश्य था। आप लोग आई होप कि इसे ध्यान रखेंगे। कई सारे लोग यहाँ पर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। बीपीएससी मेकर का जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोग नोट कीजिएगा, 8229874923। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप लोग कभी भी संपर्क कर सकते हैं और एग्जाम से संबंधित या फिर कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इन सारी चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में बिजली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार में बिजली महोत्सव की बात किया जाए तो इसका आयोजन अभी हाल ही में 25 से लेकर के 30 जुलाई 2022 के मध्य किया गया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ जानकारी ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आपको बता दूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में 25 से 30 जुलाई तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको ये ध्यान रखना, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 2021 में 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस अवसर पर इस समारोह को या फिर इस कह सकते अवधि को अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में आपको ध्यान रखना है 25 से 30 जुलाई के मध्य ये बिजली महोत्सव का आयोजन हुआ है बिहार में और ये बिहार के 38 यानी कि सभी जिलों में कह सकते हैं ये आयोजित हुआ है। और आपको यहाँ पर यह जानकारी दे दूं कि इस दौरान राजधानी पटना में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये इस कार्यक्रम का नाम है जो कि हाल ही में राजधानी पटना में ये आयोजित हुआ है। और इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न उपलब्धियों को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पर एक डेटा सामने आया इस कह सकते हैं समारोह में जो कि आपको ध्यान रखना है। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में सबसे अधिक बिजली चोरी करने के मामले में पटना जिला शीर्ष स्थान पर है। वहीं पे दूसरे और तृतीय स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर गया और तृतीय स्थान पर बिहार का नालंदा जिला है। तो ये सारी चीजें यहाँ से, ये जो चीजें मैं अपने आपको बताया ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए बात यह है नालंदा की। तो नालंदा के बारे में एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था कि वर्तमान में बिहार में 2 रोपवे है कार्यरत और पहला रोपवे जो ये नालंदा के राजगीर में है, जबकि दूसरा रोपवे का जो निर्माण हुआ ये बिहार के भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो बांका जिला है, बांका जिला के मंदार में कह सकते हैं ये दूसरा रोपवे है। अगर हम बिहार के सबसे छोटे प्रमंडल की बात करें तो बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर प्रमंडल, जिसके अंतर्गत आते हैं 2 जिले। ये जिले हैं भागलपुर और बांका। तो ये सभी जो फैक्ट है ये कहीं ना कहीं बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। बिहार करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आई होप कि आप लोग सीख रहे होंगे और बहुत सारे लोग जो हमसे पिछले 1 वर्ष 2 वर्ष से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उन लोगों को जरूर फायदा हुआ होगा। तो इसी कड़ी को ध्यान रखते हुए हम एक नया सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं जो कि बिहार जीके का होगा। बिहार सामान्य अध्ययन की संपूर्ण जानकारी वहां पर आपको विश्लेषण से दी जाएगी और ये जल्द ही ये सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जहां पर आपकी जो हेल्प होगी ये आगामी एग्जाम में बेहतर तरीके से होगी। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जल्द ही ये सीरीज स्टार्ट होने वाला है जहां पर आपको क्लास वाइज ये नोट्स मिलेगा और साथ साथ इसका वीडियो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर बिहार से संबंधित जो बेसिक से फैक्ट है आप चाहें तो यहाँ पर इसे वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं। ये छोटे से फैक्ट जरूर है लेकिन ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलेंगे आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलाइट के साथ समझौता किया है। ये समझौता अभी किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये समझौता अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डेलाइट के साथ किया गया है।
आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर लाने की योजना के लिए डेलाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है, जो कि आपको ये ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश सरकार और डेलाइट के साथ हुआ है, जो कि इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचाना है, जिस विषय को ध्यान रखते हुए हाल ही में ये समझौता हुआ है। अब यहाँ पे हमने आगे वाले पॉइंट में एक आंकड़ा आपके साथ साझा किया है कि 238.8 बिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जबकि हम यहाँ पे बात करें पहले और दूसरे की, तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये पहले और दूसरे स्थान पर है। भारत में भारतीय राज्यों के तहत सकल घरेलू उत्पाद की बात करें बिहार के दृष्टिकोण से, तो इस मामले में बिहार वर्तमान में 14वें स्थान पर है। तो ये क्रम यहाँ से क्रमशः याद रखिए, पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और वहीं पे बिहार की बात किया जाए तो बिहार 14वें स्थान पर है। ये आंकड़े यहाँ से आपको नोट करना है। अगर नोट नहीं कर सकते, बीपीएससी मेकर ऐप पर ये उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर के डेली बेसिस पर ये प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेलाइट की बात करें तो डेलाइट एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है जिसका मुख्यालय लंदन में है, जिसको लेकर के अभी हाल ही में कर सकते हैं। इसी के साथ अभी समझौता किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा अंपायरों के लिए एक नई श्रेणी की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर होगा बीसीसीआई, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में अंपायरों के लिए एक नई A+ श्रेणी की शुरुआत की है। ये नया श्रेणी जोड़ा गया है, इस श्रेणी को नाम दिया गया है A+। आप लोग नोट कीजिएगा। अभी हाल ही में नवीनतम की बात किया जाए तो बीसीसीआई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ इससे संबंधित जानकारी लिखा है जो कि आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि नितिन मेनन जो कि वर्तमान में आईसीसी एलिट पैनल में एकमात्र भारतीय है, जो कि 9 अन्य अधिकारियों के साथ A+ श्रेणी में इन्हें रखा गया है। एकमात्र भारतीय है जो कि आईसीसी की एलिट पैनल में भारतीय के तौर पर शामिल है, जिनका नाम है नितिन मेनन। आई होप कि आप लोग नितिन मेनन को अच्छी तरह से जानते होंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा यह है कि A+ और A श्रेणी में एम्पायरों को प्रथम श्रेणी के खेल के लिए प्रतिदिन 40,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। जबकि हम बात करें B और C श्रेणी की, तो B और C श्रेणी के एम्पायरों को प्रतिदिन 30,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। ये नवीनतम अगर हम बात करें तो नवीनतम आंकड़ों के आधार पर श्रेणी A और श्रेणी A+ के, तो ऐसे एम्पायरों को प्रतिदिन श्रेणी A के यानी कि प्रथम श्रेणी के खेलों के लिए 40,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। लेकिन इसके अलावा बात करें श्रेणी B और श्रेणी C के एम्पायरों की, तो प्रतिदिन 30,000 रुपये का भुगतान उन्हें किया जाता है प्रत्येक मैच के लिए। अब यहाँ पर देखिए आगे हमने बीसीसीआई की स्थापना से संबंधित पॉइंट लिखा है कि बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में तथा इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं सौरव गांगुली। ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था यह है आईसीसी की जो स्थापना हुई थी ये 1909 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। ये सारी जानकारी हालांकि हमने पहले भी आपको कई बार दिया है। आईसीसी के वर्तमान सदस्य देशों की बात करें तो 106 देश वर्तमान में आईसीसी के सदस्य। आई होप कि आपको ये सारी चीजें याद होगी, मैंने कई बार यहाँ पर आपको इस श्रृंखला के अंतर्गत रिवाइज करवाया है। अब यहाँ पर हमारा अगला है 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर ने भारत में अपना आधिकारिक प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनारासू करुनेसन। ये नाम थोड़ा सा अटपटांग है, ध्यान रखिएगा। एनारासू करुनेसन को भी हाल ही में जो कर सकते हैं टोक्यो स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स है, इन्होंने अपना आधिकारिक प्रतिनिधि भारत में नियुक्त किया है एनारासू करुनेसन को। यहाँ पर विस्तृत जानकारी हमने ये लिखा है कि टोक्यो में स्थित इसका जो कह सकते हैं मुख्यालय ये जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि टोक्यो स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स ने एनारासू करुनेसन को भारत में अपना आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। और इसके तहत यहाँ पे हमने आगे ये लिखा कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स दुनिया भर में बंदरगाहों के लिए एक वैश्विक व्यापार संघ है, यानी कि जो इसकी सर्वोच्च संस्था ये है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, जिसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना ये टोक्यो में है। अब यहाँ पे बात करें इसका मुख्यालय जापान में है, जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1955 में हुई थी। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
और इसे दुनिया भर में बंदरगाहों का प्रतिनिधित्व करने वाले एनजीओ के रूप में मान्यता प्राप्त है। यही जानकारी मैं आपको थोड़ी देर पहले दे रहा था। ये जो मतलब कर सकते दुनिया भर में जितने बंदरगाह है, जो उसका संगठन है, ये सर्वोच्च संगठन है। जैसे हम बात करें आईसीसी की, जो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है, ये है आईसीसी। उसी तरह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बंदरगाह से संबंधित जो सर्वोच्च संस्था ये टोक्यो में स्थित है, जिसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। जिस प्रकार से अगर हम बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी के अंतर्गत ही बीसीसीआई आता है, आईपीएल आता है, सीसीएल आता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि शामिल होता है। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर जो बंदरगाह की सर्वोच्च संस्था जो कि मान्यता प्राप्त है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये टोक्यो स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। आई होप कि आप यहाँ पर इन सारी चीजों को याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमने एक पॉइंट लिखा था तरुण कपूर। तो इसके बारे में जानकारी यहाँ पर यह लिखेगी, तरुण कपूर प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। अभी हाल ही का ये करंट अफेयर्स है, तरुण कपूर प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई रोजगार नीति को मंजूरी दिया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नई रोजगार नीति को मंजूरी अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। और इसकी अवधि को आपको ध्यान रखना, कौन सी ये नई रोजगार नीति है। तो इसके तहत हमने यहाँ पर लिखा कि कर्नाटक सरकार ने नई रोजगार नीति 2022-25 को भी हाल ही में मंजूरी दी है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है राज्य सरकार का, जो चीजें यहाँ पर आगे आप देखने वाले हैं। तो इस नीति का उद्देश्य राज्य में उद्योगों का विस्तार करना तथा नई इकाइयों की स्थापना करना है, ताकि अधिक संख्या में रोजगार सृजित किया जा सके। इसी चीज को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा ये नई रोजगार नीति 2022-25 को मंजूरी दिया गया है। आगे हमने यहाँ पे कर्नाटक से रिलेटेड कुछ पॉइंट को लिखा कि हाल ही में कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री केशव रेड्डी सुधाकर ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही यानी कि सांस अभियान शुरू किया है। जो कि आपको ये ध्यान रखना, इसकी शुरुआत जो भी हुई थी ये कर्नाटक में हुई थी। और यहाँ पे कर्नाटक से रिलेटेड एक पॉइंट ये भी है कि कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस की नौकरी में 1% आरक्षण की घोषणा की है। ये भी घोषणा भी हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया था। आई होप कि आप इसे भी नोट करेंगे। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में यूएई द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा प्रदान किया गया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कमल हसन को भी हाल ही में यूएई द्वारा यानी कि यूएई सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने तमिल फिल्म उद्योग के शीर्ष सितारों में से एक कमल हसन को अपना प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया है। आप यहां पर कमल हसन को इस इमेज में भी देख सकते हैं। ये यूएई के द्वारा भी हाल ही में ये गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। अब इस गोल्डन वीजा की बात करें तो यूएई गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक निवास वीजा प्रणाली है, जो कि आपको ये ध्यान रखना, ये 5 से 10 वर्षों तक विस्तारित होती है, जिस किसी भी शख्स को ये प्रदान किया जाता है। हालांकि इसके तहत जो हम चीजों को ध्यान रखेंगे तो ये विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों, पेशेवरों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और होनहार क्षमता वाले लोगों को दिया जाता है। जो कि आपको ये ध्यान रखना है, ये एक विशिष्ट श्रेणी का वीजा होता है जो कि यूएई में उन्हें निवास करने के लिए 5 से 10 वर्षों तक विस्तारित करता है। एक कह सकते सम्मान के दृष्टिकोण से इसे देखा जाता है। अब यहाँ पे बात करें यूएई द्वारा इस गोल्डन वीजा की शुरुआत कब हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यूएई सरकार द्वारा इसकी जो शुरुआत हुई थी ये पहली बार 21 मई 2019 को हुई थी। और इससे पहले बात करें तो अभी हाल ही में सानिया मिर्जा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था। और उससे कुछ समय पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि संजय दत्त को भी यह सम्मान मिल चुका है। ये सारी जानकारी अगर आप यहाँ पर रेगुलर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध होगा। नोट्स फॉर्मेट में भी आपको दिया गया था। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मिला है, लेटेस्ट की बात करें तो कमल हसन से पहले अभी रिसेंटली जो मिला था ये सानिया मिर्जा को मिला था, उससे पहले संजय दत्त को मिला था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको इस तरह से याद रखना है। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैफ अहमद को भी हाल ही में ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में मिस्र के सैफ अहमद को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आप उन्हें यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। और उन्होंने नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया है, यानी कि उनकी जो नियुक्ति हुई है वे नरेंद्र बत्रा के इस्तीफा के बाद। नरेंद्र बत्रा ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अभी हाल ही में सैफ अहमद की नियुक्ति हुई है।
हॉकी महासंघ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1924 में हुई थी। वर्ष 1924 की यहाँ पर बात आई है तो एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि भारतीय बजट जो बजट पेश होता है ये रेल बजट और आम बजट को कब पृथक किया गया था। तो जानकारी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग जो किया गया था ये वर्ष 1924-25 में किया गया था। वित्त वर्ष 1924-25 में ये कह सकते हैं दोनों को अलग कर दिया गया था। अब यहाँ पे आगे हमने ऑप्शन नंबर ए में लिखा है गुरदीप सिंह। तो गुरदीप सिंह के बारे में जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखिए, गुरदीप सिंह नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक यानी कि एनटीपीसी के निदेशक है। और मैं बात करें अनिल जैन की तो अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष है, जबकि ज्ञानेंद्र निगोबम की बात करें तो ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दूं कि बिहार एसएससी सीजीएल वाले कोर्स में जो लोग शामिल हैं इसका जो अगला प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा ये 31 जुलाई को मिलेगा। अगला संडे जो आ रहा है ये साप्ताहिक इसका आयोजन होता है, तो अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपको 31 जुलाई को मिलने वाला ये चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ये बिहार एसएससी के लिए ही लॉन्च किया गया, ये सेपरेट तौर पर ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा नवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में नेस्कॉम फाउंडेशन ने डीजी वाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये समझौता अभी हाल ही में किया गया है गूगल के साथ। आपको जानकारी दे दूं कि नेस्कॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ मिलकर डीजी वाणी पहल के तहत 2 कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। डीजी वाणी की बात करें तो डीजी वाणी एक ऐसा स्थान होगा जहां पर ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेगी और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेगी। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए हाल ही में गूगल के साथ समझौता किया गया नेस्कॉम फाउंडेशन के द्वारा। नेस्कॉम फाउंडेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुआ था तथा इसके जो चेयरमैन है ये कृष्णन रामानुजन है। तो ये भी जानकारी यहाँ से नोट कर लीजिए। चलेंगे हम यहाँ पर अगले नवे नहीं बल्कि 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने 2022 से स्विस ओपन का खिताब जीता है। तो राइट आंसर होगा कैस्पर रूड, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कैस्पर रूड को आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में नॉर्वे के कैस्पर रूड ने स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित 2022 से स्विस ओपन का खिताब अपने नाम किया है और उन्होंने निर्णायक अर्थात फाइनल मुकाबले में इटली के माटेओ बेरेटनी को हराया है। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जो फाइनल मुकाबला या फिर कह सकते हैं 2022 का स्विस ओपन कैस्पर रूड ने जीता वो किन्हें हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो आपको ध्यान रखना है इटली के माटेओ बेरेटनी को हराकर इस खिताब को उन्होंने अपने नाम किया है। और यहाँ पे कैस्पर रूड की बात है तो कैस्पर रूड का ये 9वां एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल था, यानी कि एटीपी खिताब की बात करें तो ये 9वां खिताब इनके नाम दर्ज हुआ है। स्विस ओपन कैस्पर रूड का 2022 में ये 3रा खिताब है। अन्य 2 खिताबों की बात करें तो अन्य 2 खिताब ब्यूनर्स आयर और जिनेवा ओपन था। हालांकि कैस्पर रूड ने 2021 में स्विस ओपन का भी खिताब जीता था। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये साल 2022 का ये इनका 3रा खिताब है जो इन्होंने अपने नाम किया है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई हैं। तो राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई। आपको इस प्रश्न के बारे में जानकारी दे दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवाएं देना शुरू किया है। ये अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। व्हाट्सएप बैंकिंग की बात करें तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से ग्राहक अपने खाता की जानकारी, शेष राशि और मिनी स्टेटमेंट आदि देख सकेंगे। इन्हीं सब दृष्टिकोण को ध्यान देते हुए हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे आगे हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट को शामिल किया, हालांकि ये भी करंट अफेयर्स के ही प्रश्न है, जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में ओपन एग्री नेटवर्क कंपनी ने किसान उत्पादक संगठनों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कह सकते हैं एक सह ऋण साझेदारी की है। जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि इस बैंक के साथ जो समझौता हुआ था ये ओपन एग्री नेटवर्क के द्वारा हुआ था। जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो किसान उत्पादक संगठन है वहां तक अपनी पहुंच बढ़ाने की दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में ये समझौता किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये दिनेश कुमार खारा है। इसकी स्थापना जो हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये 1955 में हुई थी। जबकि हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इस तरह के स्थापना वाले जो प्रश्न होते हैं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन सारी चीजों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नोट कीजिएगा एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा की गई। और राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनाथ सिंह के द्वारा भी हाल ही में इसकी घोषणा की गई।
आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा की है। प्रत्येक थिएटर कमांड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की इकाइयां होगी। जो भी हाल ही में इसकी घोषणा हुई, इसके तहत ये सारी बातें निकलकर सामने आई है। और इसके तहत एक पॉइंट ये भी याद रखने लायक है कि ये सभी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने वाली एक इकाई के रूप में काम करेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह का निधन हुआ है। बताएं कि वे बिहार के किस जिले के निवासी थे। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर सम्मिलित तौर पर सभी चीजों को विस्तार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ज्यादा वीडियो को लाइक करते जरूर जाइए और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया था तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।